नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई। उत्तरकाशी में बादल फटा और एक पूरा का पूरा गांव बहा ले गया। जहां होटल थे, रेस्टोरेंट थे, रिसोर्ट्स थे, बाजार थे, वहां सिर्फ 30 सेकंड के बाद चारों तरफ मलबा, पानी के साथ बहकर आई चट्टानें और रेत ही रेत थी। कितने होटल बह गए इसका अंदाजा नहीं है, कितने लोग मारे गए इसकी कोई गिनती नहीं है। प्रशासन ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है, 20 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, दर्जनों लोग अभी लापता हैं। प्रशासन का कहना है कि 10 से 20 फीट तक मलबा जमा है। इसे हटाने में 3-4 दिन का वक्त लगेगा। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता लगेगा इस मलबे में कितने लोग दफन हो गए। जिस वक्त ये आसमानी आफत आई उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरुपति में थे। बादल फटने की जानकारी मिलने के तुरंत बाद धामी ने एसडीआरएफ की टीमों को उस मौके पर रवाना किया, सेना से मदद मांगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से एनडीआरएफ के रिजर्व टीम्स को एयरलिफ्ट करके हर्षिल पहुंचाया गया। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग पर चल रहा है, लेकिन मौसम खराब है, बारिश हो रही है, रात हो चुकी है, इसलिए रेस्क्यू के काम में दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में मौजूद टूरिस्ट से अपील की है कि वो इस वक्त जहां हैं वहीं रुके रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने पुष्कर धामी से बात करके हालात की जानकारी ली है। पुष्कर धामी देहरादून पहुंच चुके हैं। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन मुश्किल यह है कि हादसा इतना भयानक है कि अभी तक नुकसान का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सका। लोकल लोगों ने इस तरह से जो वीडियो शूट किए हैं वो डराने वाले हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में अचानक बादल फटने की घटना क्यों बढ़ गई, इस पर साइंटिस्ट का क्या कहना है? हिमालयन रीजन में काम कर रहे जियोलॉजिस्ट का क्या आकलन है? इन लोगों ने त्रासदी को अपनी आंखों से देखा, वो क्या बताते हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग क्या कह रहे हैं? प्रशासन ने क्या क्या इंतजाम किए हैं? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं जो उत्तरकाशी में हुई तबाही के गवाह हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हर्षिल के पास धराली गांव में मौत ने पंजा मारा। हर्षिल से ऊंचाई वाले इलाके में बादल फटा। इसके बाद पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पानी तेज बहाव के साथ खीर गंगा नदी में आया। इससे नदी का वाटर लेवल कुछ ही सेकंड में 30 फीट तक बढ़ गया। क्योंकि धराली गांव नदी के किनारे है, इसलिए कुछ ही सेकंड्स में धराली गांव में तबाही ने तांडव मचा दिया। नदी का पानी और कीचड़ सब कुछ बहा कर ले गया। होटल और दूसरी बिल्डिंग, सड़कों पर चल रही गाड़ियां, जो भी रास्ते में आया वो कीचड़ में समा गया। जिस इलाके में तबाही हुई उससे कुछ ही ऊंचाई पर दूसरा गांव है मुखवा। मुखवा के लोग धराली की तरफ बढ़ती हुई तबाही को देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। पहाड़ों में दूर से लोगों को सावधान करने के लिए, खतरे का संकेत भेजने के लिए लोग सीटी बजाते हैं। मुखवा गांव के लोगों ने वही किया, जोर जोर से सीटी बजाते रहे। लेकिन पहाड़ से नदी के रास्ते आ रही मौत का शोर इतना ज्यादा था कि इंसानों की सीटियों की आवाज उन मासूमों तक नहीं पहुंच पाई जो धराली गांव में निश्चिंत होकर घूम रहे थे या होटल्स में बैठकर मौसम का मजा ले रहे थे।
हालांकि जैसे ही लोगों ने जोर जोर से चट्टानों के गिरने की आवाज सुनी तो होटल्स में बैठे कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की। जो लोग मार्केट में थे उन्होंने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से दौड़ाया, लेकिन कोई कोशिश काम नहीं आई। पलक झपकते ही सड़कों पर भाग रहे लोग पानी और कीचड़ के सैलाब में गुम हो गए। उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने कहा, लोकल लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक कम से कम 60 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन तस्वीरों में ही कम से कम 12 से 15 लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक गाड़ी तेजी से भागती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बचने का कोई मौका नहीं था। पानी और कीचड़ का लेवल 30 फीट तक का था, जिसमें 4-5 मंजिल की बिल्डिंग तिनके की तरह समा गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां बैठे, वहां फंसे इंसानों का क्या हुआ होगा, उन पर क्या बीती होगी, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ ही सेकंड में मौत के बाद का सन्नाटा पसरा हुआ था। एक और दिल दहलाने वाली तस्वीर आई। एक शख्स किसी तरह पानी के साथ बह रही बिल्डिंग की छत पर चिपक गया, लेकिन कुछ ही पल बाद ये बिल्डिंग भी बहती हुई खीर गंगा नदी में समा गई और छत पर बैठा शख्स कीचड़ में गायब हो गया। मैं आपको बता दूं कि धराली गांव हर्षिल और गंगोत्री के बीच है, टूरिस्ट प्लेस है। कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स यहां पर बने हुए थे। हर्षिल से 3 किलोमीटर दूर सप्ताल से खीर गंगा नदी निकलती है। धराली गांव खीर गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा है। इस गांव की आबादी करीब 550 है, लेकिन चूंकि टूरिस्ट प्लेस है इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ होते हैं। होटल्स हैं, होम स्टे हैं। इस वक्त 4 धाम यात्रा चल रही है। बड़ी संख्या में गंगोत्री जाने वाले श्रद्धालु यहाँ आते हैं, इसलिए नुकसान की आशंका बहुत ज्यादा है। अभी तक तो यह दावा किया जा रहा है कि 5 होटल्स पूरी तरह सैलाब में बह गए हैं। दर्जनों मकान तबाह हो गए हैं। इन बिल्डिंग्स में कितने लोग थे, इसकी कोई आंकड़ा भी सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी तक 4 डेड बॉडीज मिली हैं। इसलिए उत्तरकाशी के डीएम ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती फिगर्स हैं। लोकल लोगों का कहना है कि हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका है, क्योंकि आज जो भयावह मंजर दिखा, पानी जितनी फोर्स से आया, जिस स्पीड से आया, उसको देखकर ये उम्मीद करना बेमानी है कि धराली में कुछ भी बचा हो। थोड़ा का सब नहीं गया। जिस जगह फ्लैश फ्लड आया वो नदी के किनारे का इलाका था। खीर गंगा नदी का जलस्तर बादल फटने की वजह से अचानक बढ़ा, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान नदी के किनारे बसे रिहायशी और कमर्शियल एरिया को हुआ। पानी के बहाव में धराली गांव का बड़ा हिस्सा पूरी तरह मलबे में बदल गया। मंदिर, बाजार, घर, दफ्तर, सब कुछ पानी अपने साथ बहा कर ले गया। स्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं। पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था, ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था यहाँ पे। अब मैं आपको इस आपदा में चमत्कार की एक तस्वीर दिखाता हूं। धराली में मौत के तांडव के बीच एक शख्स सिर्फ अपनी किस्मत से बच गया। इस वीडियो में एक शख्स आपको नजर आ रहा होगा। यह शख्स पानी में बह गया था, लेकिन किस्मत से कीचड़ में धंसा नहीं। यह व्यक्ति पानी के साथ जो मिट्टी आई थी उसमें फंस गया। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और मौत को चकमा देकर वापस लौट आया।
अरे भाग भाग, अरे डूबेगी। धराली पर आया सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के भयानक निशान छोड़ गया। फ्लैश फ्लड के तुरंत बाद आई इन तस्वीरों में हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, हर तरफ बर्बादी के निशान हैं। धराली का यह बाजार जो कभी लोगों और सैलानियों से भरा रहता था, आज वहां सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। आपदा के चंद मिनटों के बाद ही प्रशासन और उत्तराखंड की सरकार को इसके बारे में जानकारी मिल गई थी। इसके बाद तुरंत ही रेस्क्यू और रिलीफ का काम शुरू हो गया। जिस जगह हादसा हुआ उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर आर्मी का कैंप है, इसलिए सेना के 150 जवान हादसे के 10 मिनट के भीतर ही धराली पहुंच गए। लोगों को मलबे से निकाला गया। अब तक 60 से 70 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आर्मी की मेडिकल फैसिलिटी में उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद मातली से आईटीबीपी की एक बटालियन भी क्लाउड बस साइट पर पहुंची। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी धराली पहुंच गई हैं। इन सारी टीमों को सहस्त्रधारा एयर स्ट्रिप पर अलर्ट मोड में रखा गया है। हालांकि इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू और रिलीफ के काम में काफी परेशानी आ रही है। ये जो घटना हुई है तकरीबन 2 बजे दिन में, उसके बाद एनडीआरएफ के 3 टीमों की तैनाती की गई है और एक टीम मनेरा से, एक बरकोट से और देहरादून से रवाना की गई है। इसके अलावा देहरादून में हमारी 2 टीमें रेडीनेस में है एयरलिफ्ट के लिए, हालांकि मौसम वहाँ बाधित है और अभी उम्मीद है कि कुछ ही क्षण में हमारी टीमें वहाँ पहुँच जाएंगी और जो राहत बचाव चल रहा है वहाँ पर कार्य स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है, आर्मी की टीम्स हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, ये सब वहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसमें अभी इस कार्य में और बढ़ोतरी होगी, तेजी आएगी। इसमें ये एक थोड़ा सा लंबा ऑपरेशन होगा, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा इसमें और एक बड़े एरिया में इसका प्रभाव है, तो इसको अप्रिशिएट करके और जो सभी वहाँ पर एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय करते हुए ये कार्रवाई होगी। जिस वक्त क्लाउड बस्ट हुआ उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरुपति में थे। हादसे की सूचना मिलते ही सारे कार्यक्रम रद्द करके देहरादून पहुंचे और सीधे स्टेट डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर में गए। मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के सीनियर अफसर रेस्क्यू और रिलीफ के काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धामी ने धराली में काम कर रही रेस्क्यू टीम के लोगों से बात की और वहां के हालात की जानकारी ली। रेस्क्यू किया वहां, अभी आप लोग किस जगह पर हैं? अच्छा, मुखवा में। धामी ने रेस्क्यू की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों और अफसरों को दी है। देहरादून से कई अफसर कल उत्तरकाशी जाएंगे। बैठक के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम खराब होने के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। 70 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता रेस्क्यू के साथ आपदा प्रभावित इलाकों में रिहेबिलिटेशन की है। अगर मौसम ठीक रहा तो वो कल खुद भी उत्तरकाशी का दौरा करेंगे। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहां पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहां से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है, लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुंचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों की, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं, क्योंकि वहां पर एक झील भी बन गई है, जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसी सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुंचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहां पर सुचारू रूप से हों। प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था को
आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। जिन लोग के परिजन हर्षिल या उसके आसपास के इलाकों में हैं, उनके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप इन नंबर नोट कर लीजिए। पहला नंबर है 013-422-126। दूसरा नंबर है 01374-222-722। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, ये भी नोट कर लीजिए। ये नंबर है 9456564431। नंबर आपको एक बार फिर से बता देता हूं। पहला नंबर है 01374-222-126। दूसरा नंबर है 01374-222-722 और एक मोबाइल नंबर भी है 9456564431। इन नंबर पर फोन करके आप अपने परिवार वालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं या सरकारी सहायता मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है, हालात की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने हादसे पर अफसोस जताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। अमित शाह ने आपदा को लेकर उत्तराखंड के सांसदों से भी बात की है और मीटिंग के बाद बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि इस मुसीबत के वक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है। पहली कोशिश है घायलों को जल्दी से जल्दी इलाज मिले, जो लोग बेघर हुए हैं उनके रहने का इंतजाम हो और जो लोग लापता हैं उन्हें जल्दी से जल्दी खोजा जाए। हमारी राज्य सरकार पूरी तरीके से परिस्थिति पे वहाँ नज़र रखे है। वहाँ प्रशासन पहुँच गया है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी वहाँ मूव कर दी गई है। अभी हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की है और उनके द्वारा भी बताया गया है कि जितनी भारत सरकार की एजेंसीज हैं वो सब वहाँ भेज दी गई हैं। सेना को भी कहा गया है कि वहाँ तैयारी रखें और आईटीबीपी और एसडीआरएफ जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं सब वहाँ पहुँच गई हैं। जिस तरह की वहाँ मौसम की स्थिति है वो बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। उन परिस्थितियों में अभी आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है और हम भगवान बद्री विशाल से ये कामना करते हैं कि कम से कम जनहानि हो, कम से कम लोगों का नुकसान हो। लेकिन बुरी खबर यह है कि आर्मी के जिस कैंप के जवान थराली में आपदा पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, वो कैंप भी आज क्लाउड बस्ट की चपेट में आ गया। धराली में बादल फटने के कुछ घंटे के बाद हर्षिल के पास सुक्की टॉप में भी क्लाउड बस्ट हुआ। हालांकि जिस इलाके में क्लाउड बस्ट हुआ वहां से रिहायशी इलाका दूर था, इसलिए अभी तक ज़्यादा नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन हर्षिल के आर्मी कैंप में भी ज़बरदस्त तबाही हुई। फ्लैश फ्लड में आया पानी कैंप के अंदर घुस गया। या बने हेलीपैड में भी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आर्मी कैंप में आए फ्लैश फ्लड में 8 से 10 आर्मी के जवानों के भी लापता होने की खबर है। इसके अलावा गंगोत्री हाईवे में अवाना बुग्याल इलाके में भी बादल फटने की खबर आई है। बादल फटने की वजह से गंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। ये इलाका धराली के पीछे वाला इलाका है। पूरी हर्षिल घाटी में इस वक्त दहशत का माहौल है। कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, मौसम खराब है। इस इलाके में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। बारिश और लैंडस्लाइड के कारण प्रशासन के तमाम अफसर रास्तों में फंसे हैं। इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी बड़ा बुरा असर पड़ा है, इसलिए लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हमने गंगोत्री के बीजेपी विधायक सुरेश चौहान से संपर्क किया। सुरेश चौहान उस वक्त रास्ते में थे। उन्होंने एक और बुरी खबर दी। सुरेश चौहान ने बताया कि हर्षिल में एक झील बन गई है जो कभी भी फट सकती है, इसलिए निचले इलाके के लोग खतरे की आशंका को देखते हुए ऊपर वाले इलाकों में जा रहे हैं। सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए जंगलों में चले गए हैं। उन्हें भी बचाने की कोशिश की जा रही है। पानी और वो पूरा दलदला भी पूरा है। कई लोग जो है फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा हर्षिल में भी, पूरे हर्षिल के पास जो जहाँ पे आप देख रहे हैं धराली के सामने और थोड़ा मंदाकिनी नदी है, उससे पूरे हर्षिल में झील बना दी है।
ये एक विषय और नया खड़ा हो गया और हर्षिल के लोग भी मुखबा की तरफ जो है भागकर जो है जंगलों की तरफ और गांव की तरफ भाग रहे हैं, मुखबा गांव की तरफ अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसी स्थिति, अफरा तफरी की स्थिति हो गई और मकानों के अंदर जो दलदल की बहुत, मतलब वहां पे उनको उन पर बात नहीं हो रही। अभी जो ऊपर की साइड आप देख रहे होंगे, नीचे की बस से ऊपर की साइड जो लोग भागे थे जंगलों के बीच, वो भी फंसे हुए। जो बात सुरेश चौहान ने कही उसे उत्तराखंड की नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट के सांसद अजय भट्ट ने कंफर्म किया। अजय भट्ट ने कहा कि हर्षिल के पास एक झील बन गई है जो इलाके के लिए नया खतरा है। अभी एक चिंता का विषय और है कि हमारी एक झील, हमारी एक थराली और गंगोत्री के बीच में बन गई है, जिसके बारे में माइक लगा लगा कर सब जगह नीचे जहाँ जहाँ को हमारी गंगा आती हैं वहाँ वहाँ तक मुनादी करा दी गई है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। बिल्कुल जिनके घर चिपके हुए हैं, बहुत करीब हैं किनारे के, तो ताकि अगर रात में पानी बढ़ता है, अभी तो पेड़ भी आने लगे हैं उसमें अभी की सूचना के आधार पर, तो कम से कम अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। ये एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है। हर्षिल में हुई तबाही की तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि प्रकृति की ताकत के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। धराली में सिर्फ 30 सेकंड में पूरा इलाका शमशान में तब्दील हो गया। जहां रोज सैलानियों की चहल पहल रहती थी, श्रद्धालुओं के जयकारे गूंजते थे, आज वहां मौत का सन्नाटा है। लेकिन इस हादसे ने साइंटिस्ट को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि हिमालयन रीजन में अचानक बादल फटने की घटनाएं क्यों बढ़ी। इस बार हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू और मंडी जैसे इलाकों में बार बार क्लाउड बस्ट हुआ। पिछले 5 साल में बादल फटने की जितनी घटनाएं हुई, उससे दोगुनी सिर्फ इस साल जुलाई के महीने में हुई। इसीलिए पिछले हफ्ते होम मिनिस्टर अमित शाह ने 4 इंस्टीट्यूट्स के जियोलॉजिस्ट की एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी हिमालय रीजन में बार बार हो रहे क्लाउड बस्ट की वजह समझने की कोशिश करेगी और 1 हफ्ते के भीतर सरकार को रिपोर्ट देगी। लेकिन मुश्किल है कि कमेटी स्टडी कर पाती, रिपोर्ट दे पाती, इससे पहले ही उत्तराखंड में आसमान से आफत टूट पड़ी। हालांकि मौसम विभाग ने इस बार मई में ही मॉनसून में नॉर्मल से ज्यादा बारिश की भविष्यवाणी की थी, लेकिन मौसम विभाग भी इस बात का अंदाजा लगाने में फेल हो गया कि बारिश का पैटर्न इरेगुलर होगा। मौसम विभाग ये नहीं बता पाया कि कुछ इलाकों में जरूरत से ज्यादा बारिश होगी, जैसे इस बार राजस्थान के उन इलाकों में भारी बारिश हुई है जहां अब तक सामान्य से बहुत कम बारिश हुआ करती थी। इसी तरह बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सामान्य से 3 गुना ज्यादा बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के अलावा विंध्याचल में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। गंगा जबरदस्त उफान पर है। यूपी के 21 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज और वाराणसी के लोगों का हाल तो बहुत बुरा है। प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई है कि पता लगाना मुश्किल है कि गंगा कहां है और यमुना कहां है। प्रयागराज के सलोरी, राजापुर, दारागंज जैसे नदी किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई घरों का ग्राउंड फ्लोर डूब चुका है। करीब 5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। 7 अगस्त तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी तस्वीर ऐसी ही है। गंगा और वरुणा नदी को वाटर लेवल बढ़ने से पानी शहर के अंदर घुस गया है। कई इलाकों में पानी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से खराब हुए हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। यूपी में एनडीआरएफ की 14, एसडीआरएफ की 15 और पीएसी की 48 टीमों को राहत के काम में लगाया गया है। 38,000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंप्स में शिफ्ट किया गया है। 2.25 लाख लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। 39 से ज्यादा लंगर चलाए जा रहे हैं, जिनमें ताजा खाना लोगों को दिया जा रहा है। आज योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरिया सर्वे किया। योगी ने कहा कि कई इलाकों में अनुमान से ज्यादा बारिश की वजह से
नदियों का वाटर लेवल अचानक बढ़ा है, इसलिए हालात खराब हुए। लेकिन राज्य सरकार लोगों की परेशानी समझती है। राहत कैंप में खाने पीने का सामान, दवा से लेकर पीने के पानी तक का इंतजाम किया गया है। जिन लोगों को बारिश के कारण नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करेगी। 5 साल पहले जुलाई में जितनी बारिश हुई थी, इस साल जुलाई में उससे डबल बरसात हुई है। इसी तरह से बादल फटने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन इसमें कुछ गलती इंसानों की भी है। पिछली बार जब 2013 में उत्तराखंड में बादल फटा था, फ्लैश फ्लड आया था, मकान और होटल ताश के पत्तों की तरह बह गए थे, तब कहा गया था अब नदियों के किनारे कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन बेतरतीब अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन लगातार होता रहा। दूसरी तरफ मौसम के बदलाव पर ग्लोबल वार्मिंग का असर भी है। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हुई हैं। हालांकि जलवायु में बदलाव का असर हिमालय के पूरे इलाके में है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण ग्लेशियर लेक्स का दायरा बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट अभी आई है। यह रिपोर्ट एक चेतावनी है। इसमें 67 ऐसी झीलों की पहचान की गई है जिनकी सतही क्षेत्रफल में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। इसका असर सबसे ज्यादा उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल पर पड़ा है। इन लेक से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा बढ़ता जा रहा है। सीमा पार भूटान, नेपाल और चीन में भी इसी तरह का खतरा है। इसलिए प्रकृति के इस कहर से निपटने के लिए इन सब देशों को मिलकर रणनीति बनानी होगी, मिलकर काम करना होगा। अब चलते हैं सियासत के मैदान में। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के 24 घंटे के बाद आज कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के नेता राहुल गांधी के बचाव में सामने आए। कांग्रेस के नेताओं ने तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही कोसना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ये तय नहीं कर सकते कि कौन भारतीय है कौन नहीं। असल में राहुल गांधी ने सेना के बारे में जिस तरह के कमेंट किए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सच्चा भारतीय सेना के बारे में इस तरह के बयान नहीं दे सकता। राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से पूछा था, उनको कैसे पता लगा कि चीन ने जमीन पर कब्जा किया है? क्या वो वहां मौजूद थे? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से कहा कि वो विपक्ष के नेता हैं, इस तरह के बयान देने के बजाय संसद में सरकार से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख पर कांग्रेस के नेताओं को कल तो सांप सूंघ गया था। लेकिन आज कांग्रेस ने विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का कमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कोर्ट लीडर ऑफ अपोजिशन की देशभक्ति पर सवाल कैसे उठा सकता है? ये लोकतांत्रिक अधिकारों के लिहाज से ठीक नहीं है। और मीटिंग के बाद प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा था, वो सेना का पूरा सम्मान करते हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार से सवाल पूछना राहुल की जिम्मेदारी है, इसलिए जज ये तय न करें कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। देखिए, कौन सच्चा भारतीय है कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीज़ें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें कि हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना? क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब?
लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा कि चूंकि राहुल गांधी बार बार अनाप शनाप बयान देते हैं, बार बार सेना का अपमान करते हैं, इसलिए कोर्ट ने उन्हें सलाह दी है। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की है वो सिर्फ राहुल गांधी नहीं, उन सभी लोगों के लिए सबक है जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी जो अनाप शनाप बातें हमारा सिक्योरिटी और टेरिटरी को लेकर के जो गलत बयान देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जो की है, इसके बारे में हम लोगों को बताया कि गलत बात बोलने से न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जुडिशरी जो है वो भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये सबके लिए एक सबक है कि आप रेस्पॉन्सिबल एक नागरिक है और अनाप शनाप कुछ भी बात करके आप बच जाएंगे, ये सोचना गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जो टिप्पणी के साथ साथ एक हिदायत दी है, मैं मानता हूं कि इससे सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, सबके लिए एक सबक है कि एक भारतीय होने के नाते भारत के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। ये एक बहुत साफ मैसेज है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। क्या हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, जिन पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वो हर किसी को रिडिक्यूल कर सकते हैं, हर किसी को नीचा दिखा सकते हैं? ये कौन लोग हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का कमेंट चुभता है, पर वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजेस को डरा हुआ कह सकते हैं? ये कौन लोग हैं जो चुनाव आयोग पर बिका हुआ होने का आरोप लगाते हैं, पर चुनाव आयोग को इस लायक नहीं समझते कि उसके सवालों का जवाब दिया जाए? ये कौन लोग हैं जो अपनी सेना पर सवाल उठाते हैं, पर चीन और पाकिस्तान की फौज पर यकीन करते हैं? ये कौन हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, न कोर्ट, न मीडिया, न चुनाव आयोग? जनता ने ऐसे लोगों को बार बार समझाया है, लेकिन शायद वो सीखने को तैयार नहीं है। आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच नोकझोंक राज्यसभा में भी दिखाई दी। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सदन में सीआईएसएफ की तैनाती की है। हालांकि डिप्टी चेयरमैन ने इस इल्जाम को गलत बताया और जब हंगामा होने लगा तो सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा, खड़गे चाहें तो उनसे ट्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें 40 साल तक विपक्ष में रहने का अनुभव है। वो बताएंगे विपक्ष में रहकर सरकार पर प्रेशर कैसे बनाया जाता है, मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं। असल में खड़गे ने 1 अगस्त को डिप्टी चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर इल्जाम लगाया था कि सदन में सीआईएसएफ को तैनात किया गया है। सीआईएसएफ के जवानों ने वेल में पहुंचे विपक्ष के महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की। ये संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। खड़गे ने यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, इसलिए आज डिप्टी चेयरमैन ने नाराजगी जाहिर की। फिर 23 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक सदन में विपक्ष के नेताओं ने कैसे दूसरे लोगों को बोलने से रोका, कैसे हंगामा किया, सब गिना दिया। इसके बाद यह भी कहा कि किसी मुद्दे पर विरोध करने का मतलब यह नहीं है कि सदन की कार्रवाई रोकी जाए, वेल में आकर हंगामा किया जाए। इस पर खड़गे भड़क गए। खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना, सदन में डिस्टर्ब करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, और यह बात तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने कही थी। खड़गे ने कहा कि विपक्ष के लोग टेररिस्ट नहीं हैं जो उन्हें रोकने के लिए सीआईएसएफ को बुलाना पड़े। Sir, shall I ask you, in last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? बोल लिया, आपने बोल दिया।
No, to safeguard the interest. said outside To safeguard the interest of the parliamentary members. आउटसाइड हाउस अगर आप दायित्व था आपको CISF को अंदर लाते हो, मैं फिर CIS को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप हमको प्रोटेक्ट करती थी। पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं, लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं। हालांकि डिप्टी चेयरमैन ने बार बार खरगे के इल्ज़ाम को गलत बताया कि सदन में CISF की तैनाती की गई, लेकिन खरगे अपनी बात पड़े रहे तो किरण रिजिजू ने खरगे को जवाब दिया। रिजिजू ने कहा कि सदन में मार्शल ही तैनात होते हैं। जिस दिन खरगे ने चिट्ठी लिखी उस दिन भी मार्शल की ही तैनाती थी, लेकिन खरगे ने लोगों के सामने गलत तथ्य रखा, अपनी चिट्ठी में गलत बात लिखी। ऐसा करके उन्होंने सदन की गरिमा को गिराने का काम किया है, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, CISF के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है, तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है, कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस CISF लेके आया है, जबकि ये गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरिमा को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से यूरोपीय पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। CISF जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ, CISF नहीं है, माननीय लीडर को CISF हो गया। यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं, मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूँ आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है, कौन चला रहे हैं? गलत आरोप है। हालांकि किरण रिजिजू जब बोल रहे थे उस वक्त भी नारेबाजी हो रही थी, विपक्ष का हंगामा जारी था, इसलिए सदन के नेता JP नड्डा ने मोर्चा संभाला। JP नड्डा ने कहा कि सदन में पहले की तरह मार्शल की ही तैनाती है, लेकिन विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि अराजकता की विपक्ष की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। नड्डा ने कहा कि खरगे साहब पुराने बयानों का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष का तौर तरीका सीखने को तैयार नहीं है। अगर विपक्ष के नेता चाहें तो वो ट्यूशन देने को तैयार हैं, क्योंकि वो 40 साल तक विपक्ष में रह चुके हैं। कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारा लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वार्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। दूसरी बात, जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि डिस्टर्बेंस करना, ये अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कहता हूं, डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। लेकिन इन डेमोक्रेसी अगर आप लाठी भांजे और आपकी लाठी मेरे नाक को लगे
तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इनकी डेमोक्रेसी वहां समाप्त हो जाती है जब वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी व्यक्ति को जिसको बोलने का अधिकार है रूलिंग पार्टी में, उसको डिस्टर्ब करते हैं और उसके बगल में नारे लगाते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक भी है। दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म, और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है संसद की परंपरा है, गरिमा है। सदन के भीतर व्यवस्था बिगड़ जाए तो मार्शल को बुलाया जाता है। यही परंपरा जारी रहनी चाहिए। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। लेकिन अच्छा तो होगा कि सदन में मार्शल बुलाने की नौबत ही ना आए। अगर विपक्ष के नेता वेल में ना आए, पेपर ना फाड़ें, टेबल पर ना चढ़ें, पोस्टर ना लहराएं, जो भी विरोध करना हो अपनी सीट पर खड़े होकर करें, सरकार से सवाल पूछें, तीखी आलोचना करें, अपनी जगह पर खड़े होकर करें, तो न सीआईएसएफ की जरूरत पड़ेगी न मार्शल की। पार्लियामेंट के सदन सवाल पूछने के लिए हैं, बहस करने के लिए हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। आज आर्टिकल 370 को खत्म हुए 6 साल पूरे हो गए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन 250 परिवारों के मेंबर्स को सरकारी नौकरी दी जिनके अपने परिजन पिछले 30 साल में आतंकवादी घटनाओं के शिकार हुए थे। मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस सेंटर में इन परिवारों के नौजवान लड़के लड़कियों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। 250 परिवारों में से 158 को आज सीधे उपराज्यपाल के हाथ से नियुक्ति पत्र मिले हैं, जबकि बाकी परिवारों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही अपॉइंटमेंट लेटर सौंप दिए जाएंगे। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर बदल चुका है। अब नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं है। सरकार सबको काम, सबको रोजगार देने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है। होटल्स, मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, नए नए स्कूल, हॉस्पिटल और रोड बन रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि नए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के मरने पर कोई आंसू नहीं बहाता, बल्कि आतंकवाद के शिकार परिवारों के आंसू पहुंचने का काम किया जा रहा है। आज जिन परिवारों के लोगों के जॉब कार्ड दिए गए हैं, वो उसी दिशा में एक पहल है। मैं जानता हूं आप सभी इस नए जम्मू कश्मीर का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग इस परिवर्तन की तरफ आंख मूंद कर बैठे, पूछते हैं कि नया क्या है जम्मू कश्मीर। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नया जम्मू कश्मीर वह है जहां वह आतंकवादियों की नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के असली शहीदों को नौकरी दी जाती है, उनको नौकरी नहीं दी जाती। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां आतंकवादियों के मरने पर आंसू नहीं बहाए जाते, बल्कि आम कश्मीरियों के आंसू पोंछने का इंतजाम जम्मू कश्मीर का प्रशासन करता है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां सरकारी सिस्टम में बैठे आतंकी तत्वों की चुन चुन कर सफाई करने का काम जम्मू कश्मीर का प्रशासन करता है और टेरर विक्टिम फैमिलीज के दशकों से भरे जख्म पर मरहम लगाकर उन्हें नौकरी और आर्थिक सहायता देने का काम करता है। आज जिन परिवारों के बच्चों को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उनकी आंखों में आंसू थे। इनमें से हर किसी की अपनी कहानी है। हर कोई ऐसा है जिसने अपने माता पिता को या किसी करीबी को खोया है। आज इन तमाम लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को शुक्रिया कहा और कहा उन्होंने जो वादा किया था उसे निभाया। सर मेरे पापा खोए थे सर, मेरे पापा की डेथ हो गई थी सर। वो ऑन ड्यूटी पे एसपीओ थे, एज ए एसपीओ। दहशतगर्दों ने उनकी जान ले ली सर। तब से हमने बहुत मुसीबत देखी है, बहुत मुसीबत। हर किसी के मतलब हर कहीं गए, हर जगह गए हैं, लेकिन कहीं पे किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया आज तक। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एलजी साहब का, उसने हमारे बारे में सोचा, वो हमारे लिए फरिश्ता बन के आए बस। मेरे फादर जो है ही वाज किल्ड बाय टेररिस्ट। ही वाज सर्विंग पुलिस एज कांस्टेबल पुलिस एंड 1996 में मेरे फादर को मार दिया गया था टेररिस्ट के द्वारा एंड इट हैज़ बीन 29 ईयर्स एंड आज 29 ईयर्स के बाद मुझे इंसाफ मिला है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई वांट थैंक थ्रू योर मीडिया एलजी मनोज सिन्हा सर एंड थैंक यू, वी आर वेरी थैंकफुल। हम एलजी साहब के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हमें कई सालों के स्ट्रगल के बाद हमें इंसाफ मिला है और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मेरा नाम अंजू रियाज है, मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे जो फादर है वो SPO थे, वो ही शहीद हुए थे। उनकी तरफ से ही मुझे आज जॉब प्रोवाइड की है। आज तक जो भी आए थे, जितने भी डिपार्टमेंट्स, उन्होंने सारे नहीं बोलते हम आपको जॉब्स देंगे कुछ वगैरह, मगर किसी ने भी नहीं दिया, सभी ने निराश किया। 99 से लेकर अभी तक आज मैं बहुत खुश हुई हूँ। इस दिन में बहुत खुश, क्योंकि गवर्नर साहब ने बोला 30 दिन के अंदर अंदर हम आपको जॉब्स देंगे, मगर उसने अपना वादा पूरा किया है। कश्मीर के नौजवान भारत का भविष्य हैं, जम्मू कश्मीर की उम्मीद है। आज जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिली वो सिंबॉलिक है, लेकिन जो फिगर्स मुझे मिले हैं वो वाकई में जम्मू कश्मीर में बदलाव का सबूत है। सरकारी फिगर्स के मुताबिक पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर में 42,000 नौजवानों को नौकरी मिली है। सरकार ने 4,500 नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। 1,37,000 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां एस्टेब्लिश की गई। 2,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मंजूरी दी गई। 5 साल में 2.5 लाख से ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, और ये काम सिर्फ सरकारी तौर पर हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में प्राइवेट कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया, होटल्स बने, मल्टीप्लेक्स बने, नए पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इससे भी रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को काम मिल रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है। इससे लोगों का लाइफस्टाइल बदला है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है। और मुझे लगता है कि विकास का ये सही रास्ता है, और आतंकवाद को इससे बेहतर जवाब और दूसरा नहीं हो सकता। सरकार एक तरफ कश्मीर के विकास पर काम कर रही है, दूसरी तरफ हमारी फौज को आतंकवादियों की आका पाकिस्तान को सबक सिखाने की खुली छूट दी गई है। आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि दुश्मनों की हरकतों को देखते हुए देश की सेनाएं हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं। CDS ने कहा कि पाकिस्तान की फौज और नॉन स्टेट एक्टर्स में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है, इसलिए हमारी आर्म फोर्सेस लगातार चौकन्नी है। 24/7 साल के 365 दिन वॉर मोड में है, क्योंकि कई बार शांति कायम करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरना पड़ता है। दिल्ली में एनुअल ट्राइडेंट लेक्चर सीरीज में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अब सेनाओं को प्रिसीजन स्ट्राइक के अलावा मोबाइल टारगेट तबाह करने की कैपेबिलिटी भी डेवलप करनी होगी, क्योंकि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को 2 बड़े मैसेज दिए। पहला तो ये, अगर उसने कोई हिमाकत की तो कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक, इस्लामाबाद से ग्वादर तक उसका कोई भी इलाका सेफ नहीं है। CDS ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को भी मैसेज दिया, अब वो ये न सोचें कि पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में छुपकर बच जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कोना कोना भारतीय सेना की पहुंच में है। Preparedness has to be of a very high order, 24/7, 365 days. We have to be prepared to respond to any acts of violence by Pakistan, both state and non-state. That's the first norm. We must understand this. And the services, people in uniform must always keep that at the back of your mind. That's a new norm for all of us. Your operational preparedness. So I told you that very little distinction between war and peace. These things are merging. So at every point of time, service will have to be prepared. That I think is first important military norm. The second important thing is that geographical expanse will not provide safe havens to terrorists. So they cannot hide anywhere in the territory of Pakistan. They will be targeted. So we have to understand, get that kind of intelligence, and then we should have that capability to target, not only take out fixed targets but also mobile targets at these extreme ranges. Third military norm would be that greater reliance on our nuclear doctrine. I think the foundational element of a nuclear doctrine is no first use. That is essential to create that space for conventional operations, at least from the Indian side is concerned. Last norm, which I think is maintaining the technological edge over our adversary, that will always remain. That at least with the Western adversary, we should have a distinct technological edge, which was demonstrated in this Operation Sindoor. जनरल अनिल चौहान ने आज एक और बड़ी बात कही। CDS ने कहा कि पहले जंग जीतने का मतलब दुश्मन की जमीन पर कब्जा करना होता था, उसके सैनिकों को मारना और युद्धबंदी बनाना होता था।
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जंग में जीत की डेफिनेशन ही बदल दी है। जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरह आतंक के अड्डों पर सटीक निशाना लगाया और फिर पाकिस्तान के एयरबेसेस को जिस तरह तबाह किया, उससे दुश्मन दिमागी तौर पर हताश हो गया और उसने घुटने टेक दिए। जनरल चौहान ने कहा कि आज के दौर में दुश्मन पर यह साइकोलॉजिकल बढ़त बनाना सबसे अहम हो गया है। अब सेना को जंग लड़ने के साथ साथ नैरेटिव वॉर भी लड़नी पड़ती है और उसमें जीत हासिल करनी होती है, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने करके दिखाया। You see, if you look at how did we measure victory past, so when you talk about domination, victory, we naturally associated victory with either capture of territory, number of people or equipment you killed, or a number of PWs you captured, loss of equipment, economic destruction, etc. territory. So this is how, these were the matrices of victory. Now just juxtapose this with the matrices of victory which we define for ourselves as far as Operation Sindoor is concerned. So in today's Sindoor, today's warfare, it was something to do with speed and tempo of operations. No territory, no people, very precision strikes, effect of strikes, engagements, precision, long range. The impact was important. It created physical was less, but psychological was more. You could hit very, very deep inside with precision. It created a huge impact psychologically. Display of sophistication and superiority. This is the matters of victory today. It's nothing to do with territory and terrain. So this is how domination is changing. And since domination, it's a notion of victory is always there in one's mind. One has to always build a superior, this has to be built along with a superior narrative. And over here I think this job of the armed forces to create facts, and around these facts you can create narratives. विरोधी दलों के जो नेता फौज से सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हमारा कितना नुकसान हुआ, कितने जहाज गिरे, उन्हें जनरल अनिल चौहान की बात सुननी चाहिए। अब नए जमाने में जीत की डेफिनेशन कैसे बदल गई है। अब युद्ध परंपरागत तरीके से नहीं लड़े जाते। पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में न तो हमारे फाइटर्स को सीमा पार जाने की जरूरत पड़ी, ना ही टैंक को मैदान में उतारने की जरूरत पड़ी। अपनी सीमा में बैठकर पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे तबाह कर दिए गए और एयर बेसेस भी उड़ा दिए गए। सारा काम पूरी एक्यूरेसी के साथ हुआ। भारत की सेना ने साबित कर दिया कि मॉडर्न वॉरफेयर में भी वो नंबर 1 है। और अब बात अमेरिका के प्रेसिडेंट की। डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 24 घंटे में भारत पर टैरिफ और बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा वो इस बात से नाराज हैं कि उनके मना करने के बाद भी भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए वो भारत पर पेनल्टी के तौर पर टैरिफ और बढ़ाएंगे। एक न्यूज चैनल के साथ बात करते हुए ट्रंप ने अपने पुराने आरोप दोहराए। कहा भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है और इसको खुले बाजार में बेचकर भारी प्रॉफिट कमा रहा है, इसलिए वो भारत पर टैरिफ और बढ़ाएंगे। मैं दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं तो व्यापार में संतुलन की कोशिश कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि सभी देशों के साथ जहां तक मुमकिन हो उतनी बराबरी का कारोबार करें। कई बार आपसी लेन देन दूसरे देशों के लिए ज्यादा रियायती वाला हो जाता है, क्योंकि कई बार तादाद ज्यादा होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी देशों के साथ जहां तक हम कर सकें बराबर का कारोबार करें। मैं बस यही कह सकता हूं कि हमारे देश से अरबों अरबों डॉलर का फायदा उठाया गया। जैसा कि आपने भी कहा कि हमसे अरबों और अरबों डॉलर लिए गए। दुनिया ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। जैसे ट्रंप ने धमकी दी, उसके कुछ ही देर बाद खबर आई कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल इसी हफ्ते मॉस्को जाएंगे और वो मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिलेंगे। इसके बाद भारत सरकार ने ट्रंप को दो टूक जवाब भी दिया। भारत ने कहा कि रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देश जो हमले कर रहे हैं वो गलत हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका ने ही भारत से कहा था कि वो रूस से तेल खरीदे ताकि इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। यूरोपीय देश भी रूस से अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ भारत को टारगेट करना ठीक नहीं है। रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ
तेल और हथियारों तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच फर्टिलाइजर से लेकर केमिकल, आयरन एंड स्टील, मशीनरी और माइनिंग प्रोडक्ट्स तक कई सेक्टर्स में ट्रेड होता है। और इसके बाद विदेश मंत्रालय ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। कहा खुद अमेरिका भी रूस से अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट खरीद रहा है, फर्टिलाइजर और केमिकल मंगा रहा है। जायसवाल ने कहा कि जिस तरह यूरोप और अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से चल रहे हैं, उसी तरह भारत भी किसी के प्रेशर में आए बगैर अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसला करेगा। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार से मांग की है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब दें। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ट्रंप ने जिस तरह भारत को धमकाया है वो 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो दो टूक लफ्जों में ट्रंप को समझा दे कि भारत किसी से डरता नहीं, किसी के आगे झुकता नहीं। ट्रंप इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदने के लिए ब्लेम कर रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका में प्रेसिडेंट कैंडिडेट रह चुकी निक्की हेली ने ट्रंप से पूछा कि जो चीन, रशिया और ईरान से ऑयल का नंबर 1 बायर है, उसको ट्रंप ने 90 डेज का पॉज क्यों दे दिया। फिर निक्की हेली ने ट्रंप को इंटरेस्टिंग एडवाइस दी कि चाइना को पॉज मत दो और इंडिया जैसे स्ट्रॉन्ग एलाई से रिलेशन खराब मत करो। लेकिन ट्रंप पक्के ट्रेडर हैं, उनके लिए न रिश्तों का कोई मतलब है न दोस्ती का। एलोन मस्क इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मस्क ने इलेक्शन के दौरान ट्रंप की हर तरह से मदद की थी, पैसे से भी, मीडिया से भी, कैंपेन में भी। लेकिन जरा सी खटपट हुई तो ट्रंप ने उन्हें वापस साउथ अफ्रीका भेजने की धमकी दे दी। मस्क की बात बुरी लगी तो ट्रंप ने टैक्स लगाकर टेस्ला को बर्बाद करने की धमकी दे दी। यह ट्रंप का तरीका है, जो उनके हिसाब से ट्रेड नहीं करेगा, टैरिफ नहीं घटाएगा, वो उस पर इल्जाम लगाएंगे, उसको धमकाएंगे। लेकिन अगर कोई अपनी बात पर अड़ा रहे तो फिर ट्रंप समझौता भी करते हैं। और यही एक ट्रेडर की असली पहचान होती है। ममता बनर्जी ने आज लोकसभा में अपनी टीम का रिशफल किया। ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का लीडर, काकोली घोष दस्तीदार को चीफ व्हिप और शताब्दी रॉय को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया। असल में तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर कल्याण बनर्जी ने कल ममता के रुख से नाराज होकर चीफ व्हिप की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। कल्याण बनर्जी का पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा से पिछले कई महीनों से झगड़ा चल रहा था। सांसद कीर्ति आजाद के साथ भी उनकी तकरार हुई थी। कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा की पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाए थे। कहा कि महुआ ने एक बुजुर्ग से शादी करके किसी का घर उजाड़ दिया। कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा का एक वीडियो ट्वीट किया और उसमें बीजेपी को भी टैग कर दिया था। इससे ममता बनर्जी समेत पार्टी के तमाम नेता कल्याण बनर्जी से खफा हो गए। पार्टी के नेताओं में हो रहे इस झगड़े से परेशान होकर ममता ने पार्टी के सांसदों के साथ मीटिंग की और कल्याण बनर्जी को डांट लगाई। तो कल्याण बनर्जी ने चीफ व्हिप की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया पर इसका ऐलान भी कर दिया। इसके बाद ममता ने आज उनकी जगह काकोली घोष दस्तीदार को पार्टी का चीफ व्हिप बना दिया।